अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फिर आज हमारा जो टॉपिक है वह है मुशारका। ठीक है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग में इसको पार्टनरशिप फाइनेंसिंग भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है तो इसमें वर्ड यूज़ होता है मुशारका। ये नॉन इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मेथड है। इसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि उसकी जगह प्रॉफिट जो है वो पार्टीज़ में शेयर होता है। ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। यूजुअली जो एक पार्टी होती है वो बैंक होती है और दूसरी कोई कंपनी या एंटरप्राइज या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होता है। ठीक है, एग्रीमेंट जो है ये किया जाता है कोई भी हलाल बिजनेस जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। अब क्या होता है कि इसमें बैंक जो है वो इट्सेल्फ खुद ही जो है वो करता है, सिलेक्ट करता है मुशारका प्रोजेक्ट को। ठीक है, यानी वो जो है कमेंस करवाता है मुशारका एग्री प्रोजेक्ट वगैरह, सिलेक्ट करता है क्लाइंट्स को जो उनकी रिक्वेस्ट आती है उसमें से। वो देखता है कि जिसका बेहतरीन जो है वो गुड रिकॉर्ड होगा बिज़नेस का, बैंकिंग का, तो उनको वो ये मुशारका उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब जो है ये बैंक जो है जो क्लाइंट को सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो इटसेल्फ खुद सिलेक्ट करता है मुशारका प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट्स को, तो वो चीज़ें जो है ये कुछ चीज़ें कंसीडर करता है। उसमें क्या देखता है वो कि क्लाइंट्स की जो मैनेजमेंट टीम है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, उनके कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होने चाहिए प्रॉफिट की ड्यूरी फ्रॉम द लास्ट 3 to 5 years। ठीक है, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो जज कर लेता है। और कोई भी डायरेक्टर या कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा द नेक्स्ट इज़ ये नेचर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो क्या है होती है मुशारका की। द एग्रीमेंट ऑफ मुशारका जो है ये टेम्परेरी एग्रीमेंट है बिटवीन द क्लाइंट एंड द बैंक। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तमाम पार्टनर्स करते हैं। जब हमने लास्ट टाइम मुदारबा पढ़ा था उसमें हमने कहा था 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ रब्बिल वाल जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और द सेकेंड इज़ मुदारिब जो कि स्किल्स अपने देता है। लेकिन इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो सभी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी। प्रॉफिट जो है रेशियो है वो भी म्यूचुअली एग्रीड होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिसकी डेफिनेटली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसको ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी कम होगी उसको कम मिलेगा, तो वो फिक्स कर लेते हैं। और उसमें कोई भी लमसम अमाउंट फिक्स नहीं होती कि हम आपको एट द एंड ऑफ द ईयर हम आपको इतनी जो है प्रॉफिट देंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, रेशियोज़ होती हैं और लॉसेस भी हैं, वो भी जो सारी पार्टीज़ इंगेज हैं उन सबको बॉर्न करना पड़ता है। उसके अलावा जो ये क्लाइंट है वो इंश्योर करवाता है बैंक को कि जो फंड्स उनके पास आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुशारका प्रोजेक्ट में ही जो है वो यूटिलाइज़ होंगे और कहीं यूटिलाइज़ नहीं होंगे। इसके अलावा जो फाइनेंस है वो भी और किसी कंपनी से एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो एसेट्स हैं वो भी म्यूचुअली ओन्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फ़ी पे कर सकते हैं कि अपने पार्टनर को जो कि ज़्यादा मैनेजमेंट की स्किल्स परफॉर्म कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, उसको एज अ फ़ी भी मिल सकती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फ़ी होती है, वो एग्रीमेंट के अंदर नहीं आती। ठीक हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक कौन सी रिक्वायर करता है बिफोर स्टार्टिंग द मुशारका एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है जो क्लाइंट एप्लीकेशन दे रहा है बैंक को कि आप हमारे साथ जो है मुशारका एग्रीमेंट में आएँ, वो बैंक रिक्वायर करता है कि आप हमें जो है फ्यूचर प्री टैक्स प्रॉफिट रेट जो है वो हमें बताएं। जैसे लाइक परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर आप हमें दिखाएं कि मतलब फ्यूचर में आप कितना, इस जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इसमें कितनी जो है हमें प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट्स हैं वो वो उनको प्रोवाइड करते हैं प्री टैक्स जो है फ्यूचर के टैक्स जो हैं सॉरी फ्यूचर प्री टैक्स प्रॉफिट्स उनको बताते हैं। फिर बैंक अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी जो है अपने तहत भी एक टैक्स रेट प्रॉफिट रेट निकालते हैं कि कितना हम प्रॉफिट जो है इससे प्रोजेक्ट से जो है हम अर्न कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्योंकि लिमिट आ जाती है कि मैक्सिमम कितना आपको प्रॉफिट आ सकता है इस प्रोजेक्ट से और मिनिमम कितना आ सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर वो प्रॉफिट की रेशियो जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो बैंक है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं प्रॉफिट प्रोजेक्शन एनालिसिस, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं होते हैं क्लाइंट के, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज़ करता है। फिर उसके बाद वो सेंक्शन कर देता है, मंजूरी दे देता है। अगर उसको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, लीगल एक्टिविटी होने लगी है, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है हो रही, ठीक है, तो वो जो है वो सेक्शन कर देता है एग्रीमेंट को, और एग्रीमेंट जो है वो
और एग्जीक्यूट होता है। अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं या फ्यूचर प्रोजेक्शन एनालिसिस में उसको कोई मसला आ रहा है या उसको लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, तो देन वो उसको सेंक्शन नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। उसके अलावा बेटा बैंक रिक्वायर करता है कि अगर जैसे सेंक्शन हो गया, अलाउ हो गया एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बिटवीन हो गया, वह बैंक रिक्वायर करता है कि उसको क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है वो रिपोर्ट्स जानी चाहिए शाखा के बिज़नेस की। ठीक है, हर क्वार्टर के 7 डेज़ के विदिन उसको, यानी 4 महीनों के बाद उसको जो रिपोर्ट वो दी जाए, जो कि जो क्लाइंट मैनेज कर रहा है वो हर क्वार्टर के बाद अपनी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो बैंक को दिखाएगा। और ये भी इंश्योर करेगा कि कोई भी बाहर का बंदा जो है, एक्सटर्नल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है एग्रीमेंट में, और ना ही जो है कोई कैपिटल जो है वो बोरो किया गया है एक्सटर्नल पार्टी से। ठीक है। उसके बाद है बेटा चांसेस ऑफ लॉस। ये क्योंकि एक बैंक के साथ किया जाता है, बैंक के एनालिसिस भी इसके साथ जुड़े होते हैं, प्रॉफिट प्रोजेक्शन एनालिसिस भी किए होते हैं, पूरी मार्केट रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं लॉसेस के। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में हमें लॉस हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो है हमारी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने शेयर के हिसाब से जो लॉस है उसको बियर कर लेती हैं।